अब आज की हमारी जो सीआरपीसी की कक्षा है, उस सीआरपीसी की कक्षा में हम स्थान की परिभाषा पढ़ेंगे। तो स्थान दो सब क्लोज जो तय है उसके अंतर्गत स्थान को परिभाषित कर रखा है। तो स्थान के अंतर्गत है गृह, भवन, तंबू, यान और जलयान। दो सब क्लोज थ के अंतर्गत है प्लीडर। तो प्लीडर की परिभाषा के अंतर्गत है किसी न्यायालय में तत्समय प्रवर्त किसी विधि के द्वारा या अन्य विधि के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत एक व्यक्ति, और इसके अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित किया गया है जो ऐसी कार्रवाई में न्यायालय की अनुज्ञा से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इस प्लीडर की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आएगा। दो सब क्लोज द के अंतर्गत है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट में है पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 173 की उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई जो रिपोर्ट है वह पुलिस रिपोर्ट होगी। और दो सब क्लोज ध के अंतर्गत है पुलिस थाना। तो इसके अंतर्गत है कोई भी चौकी या स्थान जिसको राज्य सरकार के द्वारा साधारणतया या विशेषतया कोई पुलिस थाना घोषित किया गया है, पुलिस थाने की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। दो सब क्लोज पे के अंतर्गत है लोक अभियोजक। तो इसके अंतर्गत है लोक अभियोजक में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जिसको सीआरपीसी धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है या जो लोक अभियोजक के अधीन कार्य कर रहा है। सीआरपीसी की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक को परिभाषित भी किया गया है। दो सब क्लोज फे में उपखंड के बारे में है, सब डिवीज़न के बारे में है। और दो सब क्लोज बे के अंतर्गत है समन मामला। तो समन मामला ऐसे मामले से कहा जाएगा जो वारंट मामला नहीं हो, अर्थात जो मामला वारंट नहीं है वो मामला समन मामला होगा। साधारणतः कहा जा सकता है जिसके लिए 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडादेश देने का प्रावधान है, ऐसे मामले को हम समन मामला कहेंगे। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2008-2009 का एक्ट नंबर 5 जो 31/12/2009 से प्रभावी हुआ है और इसके अंतर्गत एक सब क्लोज जोड़ा गया है बैके WA। तो बैके के अंतर्गत पीड़ित की परिभाषा दी गई है। तो ऐसा व्यक्ति इसमें आएगा जिसे उस कार्य के द्वारा या उस लोप के द्वारा कोई हानि हुई है या किसी प्रकार की कोई क्षति हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। अब पीड़ित व्यक्ति के अंतर्गत जो पीड़ित व्यक्ति का संरक्षक है, गार्जियन है या उसका जो विधिक वारिस है वह विधिक वारिस भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। दो सब क्लोज भ में वारंट मामले के बारे में बताया है। ऐसा मामला जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है, वारंट मामले के अंतर्गत आएगा। अब इसका जो सेक्शन 3 है वो निर्देशों के अर्थ के संदर्भ में है। तो निर्देशों के अर्थ के अंतर्गत यही है कि यदि महानगर मजिस्ट्रेट के अंतर्गत अगर किसी प्रकार का कोई निर्देश दिया गया है तो वह महानगर मजिस्ट्रेट के संदर्भ में समझा जाएगा, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संदर्भ में दिया गया है तो वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संदर्भ में समझा जाएगा। सीआरपीसी सेक्शन जो 4 है उसमें है आईपीसी और अन्य विधियों के अधीन अपराध का विचारण। तो आईपीसी के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संदर्भ में अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो सभी सीआरपीसी के 1973 के जो उपबंध हैं उन उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। और इसके अलावा दूसरा है कि अन्य विधि के अधीन अपराधों का अन्वेषण, जांच और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो इन्हीं उपबंधों के अनुसार, लेकिन ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्रवाइयाँ की रीति और स्थान करने वाली जो अधिनियमिति है, जो एक्ट है, उसके अनुसार की जाएगी। यानी उपबंध तो इसके लागू होंगे लेकिन प्रोसीजर उस स्पेशल लॉ का लागू होगा जिसके अधीन ऐसे अपराध के
संदर्भों में प्रक्रियात्मक प्रावधान दे रखे हैं। तो इसमें ये हमारा हो गया सेक्शन 4। सेक्शन 5 के अंतर्गत है व्यावृत्ति, यानी कि इसके अंतर्गत यही है कि किसी प्रतिकूल विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में संहिता की कोई भी बात है वह किसी स्पेशल लॉ या किसी जो लोकल लॉ है या तत्समय प्रवर्त कोई अन्य जो विधि है उस पर विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित कोई विशेष जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये हमारा सेक्शन 5 पूरा हो गया। अब CRPC का जो सेक्शन 6 से संबंध है वो दांडिक न्यायालयों के वर्ग के बारे में है। तो ये चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है जिसमें कोर्ट्स के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो इसमें सेक्शन 6 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन गठित जो न्यायालय हैं, जैसे हमारा लेबर लॉ है तो उसके अधीन श्रम न्यायालयों की स्थापना अलग से होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की स्थापना अलग से होती है। तो उन ट्रिब्यूनल्स या उन कोर्ट्स के अलावा इस प्रत्येक राज्य में जो कि निम्नलिखित न्यायालय होंगे, इन न्यायालयों में हाई कोर्ट का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इंक्लूड नहीं है। तो कौन कौन से न्यायालय हैं? सबसे पहले सेशन न्यायालय होगा जो जिला लेवल पर होगा। उसके बाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का होगा न्यायालय, और अगर महानगर है तो वह महानगर मजिस्ट्रेट बैठेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और उसके बाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि CRPC में 2 प्रकार के मजिस्ट्रेट्स की पावर को डिफाइन किया गया है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को और जुडिशल मजिस्ट्रेट्स को। अब इसमें प्रादेशिक जो खंड हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य को एक सेशन खंड माना गया है या उसके अंतर्गत सेशन खंड होंगे और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें सेशन कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और महानगर क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए एक पृथक से सेशन खंड होगा और एक पृथक से जिला उसको काउंट किया जाएगा। तो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में CRPC के जो प्रोविजंस हैं वो मॉडिफाइड रूप में लागू होते हैं। और उसके बाद राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद ऐसे खंडों की और ऐसे जिलों की सीमाओं के अंतर्गत परिवर्तन कर सकती है। तो राजपत्र में जो प्रकाशित अधिसूचना है उसके माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। सेक्शन 8 के अंतर्गत है मेट्रोपॉलिटन एरिया, महानगर क्षेत्र के बारे में। तो इसको नोटिफाई राज्य सरकार करेगी अधिसूचना के माध्यम से, और ऐसा एरिया महानगर क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ऐसे क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, ऐसे क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार राज्य सरकार ऐसा कार्य करने के लिए पूरी तरह से सशक्त इसके अंतर्गत मानी गई है। इसके अलावा इसमें इसका जो सेक्शन 8 सब क्लोज 3 है उसके अंतर्गत है राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम कर सकती है या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार से नहीं किया जाएगा कि जो क्षेत्र की जनसंख्या है वो 10 लाख से कम रह जाए। और सब क्लोज 4 इसका इम्पोर्टेंट है कि यदि जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है और ट्रायल प्रोसीजर में है, अर्थात महानगरीय क्षेत्र की कार्रवाई चल रही है, तो वह इस प्रकार से उसको निष्पादित किया जाएगा कार्रवाई को जैसे कि वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र ही हो, चाहे वर्तमान में वह महानगर क्षेत्र नहीं है। अर्थात स्पष्ट इसमें है कि यदि महानगर क्षेत्र के रहने के दौरान कोई कार्रवाई संस्थित की गई और बाद में वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं रहता तो भी कार्रवाई महानगर क्षेत्र के प्रावधान के अनुसार निष्पादित की जाएगी। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की कक्षा के लिए हम सेक्शन 9 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।